मुझे ऐसे लगा जैसे तुम एक बार फिर जानता था ये विश्वास एक झूठ है, लेकिन मानना नहीं चाहता। फिर तो जैसे सपनों के उस जादुई शहर में मैं, तुम, एक स्कूल, क्लास 8 और वो बहता पानी जो कभी टूटता नहीं, वही फूलों के मौसम, वही चांद सितारों की बातें, कभी खुशबू की मस्ती, कभी ठंडक की चुस्की, रंगों का खेल, रोशनी की बात, चिड़ने चिड़ाने के बहारे, रूप में मान जाने की याद, बेलगाम दिल, सोच भरी रात, सब कुछ, हर तरफ, उस वक्त वो पल जहां मैं, जहां तुम, एक और वो बहता पानी जो कभी टूटता नहीं। अक्सर बिखर जाता है। अचानक इस घड़ी में सिर्फ मैं और बस मैं, वही काली रात, वही टूटता शून्य, चलता फिरता भीगी रेत, एक लकीर, शेखर गुप्ता। जाहिर होता है कि शेखर गुप्ता फ्रस्ट्रेशन का शिकार कई जगह नौकरी के फॉर्म भरने के बावजूद भी उसे नाकामयाबी नहीं मिली। नाकामयाबी मिलने का मतलब ये नहीं कि वो एक खूंखार जानवर बन जाए और इतना घिनौना अपराध कर बैठे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस किसी भी ऐसे सबूत की तरफ इशारा नहीं करते जिससे क्राइम प्रूव हो। ब्लड रिपोर्ट्स में हाई लेवल पॉइजन और पॉइंट्स ब्लैंक रेंज से किए गए फायर से बना टेम्पोरल होल इस बात का साफ सबूत है कि मारने वाला मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता का कोई क्लोज रिलेटिव ही हो सकता है और गुप्ता परिवार में शेखर के माता पिता का कोई दूसरा रिश्तेदार है ही नहीं। लेकिन एग्जिबिट नंबर 1 में पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता के कत्ल से ठीक 2 घंटे पहले, मिलॉर्ड, सिर्फ 2 घंटे पहले शेखर गुप्ता ने, जो कभी शराब नहीं पीता, काफी शराब पी रखी थी, जबरदस्त बेहोशी की हालत में, ऑलमोस्ट डेड। एक और घूंट और उसकी जान भी जा सकती थी। ऐसे में ये कैसे माना जा सकता है कि अपने माता पिता का कत्ल शेखर गुप्ता ने किया? किया है मिलॉर्ड, बिल्कुल किया है। बचपन से ही अपने माता पिता के खिलाफ चलने वाले शेखर गुप्ता के दिल में उनके लिए नफरत थी। गरीबी का पैबंद ओढ़े उसके कंधों पर बेबसी का बोझ थे वो। अमीर बनना चाहता
रिसोर्सेज लिमिटेड हो या अनलिमिटेड, ये कोई खास वजह नहीं हो सकती। वैसे भी उनके रिसोर्सेज हकीकत में थे क्या? शायद मेरी काबिल दोस्त अदालत को ये बताना भूल गई। ये सच है लॉर्डशिप कि मिस्टर गुप्ता के पास आमदनी का कोई पुख्ता जरिया नहीं था, लेकिन दलाल स्ट्रीट में उनकी अच्छी जान पहचान थी और वो लोगों के शेयर्स के लेन देन का हिसाब जोड़ते थे, जिससे घर का गुजारा चल जाता था। यानी दलाली करते थे। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ऐसा करना कोई जुर्म नहीं। हजारों लाखों लोग आजकल इस धंधे में हैं। मैंने भी कुछ गलत नहीं कहा योर लॉर्डशिप। जी हाँ, दलाली करते थे। निगम में बेटे और बीवी का पेट पालने के लिए दलाली करते थे। और उनकी पत्नी? मेरा मतलब शेखर गुप्ता की मां से है योर ऑनर। ये ठीक है कि उनके पास आमदनी का कोई पुख्ता जरिया नहीं था, इसलिए वो ब्रोकर बने, लेकिन पैसे का हिसाब किताब, सब्सटेंस सेंसस के ट्राइम्स और क्लाइंट्स को पेमेंट्स का जिम्मा शेखर गुप्ता की मां ने खुद संभाल रखा था। काफी लोगों को आना जाना लगा रहता था। मुलजिम के पिता हिसाब में कमजोर थे और उसकी मां आंकड़ों के जोड़ तोड़ में काफी माहिर थी। बस यही एक वजह थी कि वो इस काम में अपने पति का हाथ बटाती थी, कोई गुनाह नहीं करती। ओ, पॉइंट टू बी नोटेड बिलो। शेखर गुप्ता की मां कोई गुनाह नहीं करती। काउंसिल फॉर डिफेंस कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मुझे तो लगता है कि केस को सुलझाने के बजाय मेरे काबिल लोग पहेलियों में ज्यादा उलझ रहे हैं। ये केस अपने आप में एक पहेली है योर ऑनर। 2 व्यक्तियों का कत्ल हुआ है और इल्जाम में एक ऐसे शख्स को फंसाया जा रहा है जो खुद ही सुसाइडल टेंडेंसीज का शिकार है। शिकार वो नहीं, उसके माँ बाप दिन रात काम के बोझ के नीचे पिसते रहे, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक दिन उनका बेटा बड़ा होकर अच्छा इंसान बनेगा, बुढ़ापे में सहारा होगा। लेकिन इस सब का सिला उन्हें खूब मिला। नहीं, क्या मिला है और उन्हें क्या हुआ है, इससे अदालत को कुछ लेना देना नहीं है। सवाल यह है मिलॉर्ड कि अगर काउंसिल फॉर क्राउन ये समझती हैं कि कत्ल मुलजिम नहीं किया है, तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी वजह तो रही होगी जिसे उसने ऐसा कदम उठाने पे मजबूर किया। मुझे अफसोस है कि मेरे काबिल दोस्त कैसे इतने संगीन अपराध को सिर्फ एक कदम मान सकते हैं। कत्ल करना सिर्फ एक गुनाह ही नहीं है मिलॉर्ड, एक ऐसा भयानक फैसला जिसे अंजाम देने के लिए अक्सर वहशी दिमाग के साथ अड़ियल जुनून की भी जरूरत पड़ सकती है। शेखर गुप्ता ने 2 खून किए हैं। He is a cold-blooded murderer, and the law of the country needs to justify this. I very much agree to it. लेकिन इस अपराध के पीछे मोटिव क्या था, ये जानना तो जरूरी है। Very simple, Your Lordship. शेखर गुप्ता ये अच्छी तरह जानता था कि कोड़ियों के मोल हैसियत पालने वाले माँ बाप गुर्बत की दलदल के वो कीड़े हैं जिन्हें मसले बिना अय्याशी का मुकाम नहीं पाया जा सकता। और फिर गोरख धंधा के बिना there is no shortcut to success. This you also knew very well. अच्छी नाटकीय कहानी गढ़ लेती है मेरी काबिल दोस्त। वकालत छोड़कर अभिनय करती तो शायद काफी सराहना मिलती आपको। मुझे हैरानी है कि इतने बड़े कलाकार की संगत होने के बावजूद भी वकील सफाई अच्छे नाटककार नहीं बन सकते। यस मिलॉर्ड, एग्जीबिट नंबर 2 से साफ जाहिर होता है कि शेखर गुप्ता एक लोकल कल्चरल ग्रुप का मेंबर है और कई नाटकों में काम भी कर चुका है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस केस का नाटकों से कोई संबंध नहीं है। संबंध है मिलॉर्ड, बहुत गहरा संबंध है। शेखर गुप्ता के साथ नाटकों में काम करने वाले साथियों के मुताबिक वो एक वायलेंट कैरेक्टर था। वायलेंस नाटक के किसी भी सीन की डिमांड हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन रोमांटिक लाइफ में भी वो अक्सर भड़क जाया करता था और न जाने क्या क्या बोलना शुरू कर देता। उसकी इस आदत से कई बार उसके नाटकों को नेगेटिव क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। जी हाँ मिलॉर्ड, जी हाँ, अक्सर नाटकों की समीक्षा लिखने वालों के हाथ पात्रों का चीरा तो होता रहता है और यही वजह है कि शेखर गुप्ता को भी अपने कुछ अभिनय के लिए कलम का शिकार होना पड़ा था मिलॉर्ड। वो कलम का नहीं, एक भयानक बीमारी का शिकार था। वो मिडिल क्लास फैमिली में चला, जरूरतें ना पूरी हो पाती और रंगीन ऐशों के आदि शेखर गुप्ता का वजूद कई भागों में बढ़ चुका था। अपनी ब्रोकन इंडिविजुअलिटी को ना छुपा सकने की मजबूरी में वो अक्सर स्प्लिट हो जाया करता था। He suffered from multi-dimensional identity, जो उसके माँ-बाप के लिए जानलेवा सिद्ध हुआ। I'm not impressed. मनगढ़ंत कहानी का रूप दे रही है काउंसिल फॉर क्राउन इस केस को। हर एक मुजरिम ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मुलजिम पर अभी अपराध साबित नहीं हुआ। I beg your lordship, लेकिन ये भी हकीकत है कि हर जुर्म के पीछे एक ना एक कहानी होती है जिस पर से पर्दा उठाना बहुत ही जरूरी होता है। मुलजिम पर यह इल्जाम है कि उसने अपनी मां को जहर देकर मार डाला और अपने पिता को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया और अदालत अभी तक ये भी नहीं जान पाई है कि
साल की उम्र हो जाने के बावजूद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिल पाई। बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने के बजाय वो उन पर बोझ था। मिलॉर्ड, इस हादसे से पहले उसने कुछ सुसाइड भी करना चाहा था, लेकिन कर ना सका। यही हो गई है कि इस बार वो रोमांटिक डांस से कुछ ज्यादा भी आगे निकल गया और खुदकुशी करना ही भूल गया। वो एन मौके पर अरेस्ट हो जाने के बाद। झूठ, बिल्कुल झूठ है ये सब। मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी के दूसरे पहलू में शेखर गुप्ता का वजूद बहुत ही गंदा और नापाक था। खूबसूरत शक्ल का मालिक और अभिनय कला में निपुण शेखर गुप्ता बहुत सी लड़कियों का हीरो भी था, जो उस पर जान छिड़कने के अलावा और भी बहुत कुछ न्यौछावर करती थी। माँ बाप की मौजूदगी में लड़कियों का उसके घर आना जाना और देर रात को लौटना तो एक आम बात थी, जो अक्सर बेटे और माँ बाप में झड़प का कारण बनती थी। मिलॉर्ड, शायद मेरी काबिल दोस्त अदालत को यह बताना चाहती है कि इस वजह से मुलजिम ने अपने माता पिता का कत्ल भी कर दिया और खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की। ऐसा मैं नहीं कह रही। अदालत में पेश किए गए सारे एग्जिबिट्स और सबूत इसी तथ्य की ओर इशारा करते हैं और ये सब मुलजिम को मुजरिम साबित करने के लिए काफी है। बिना ये जाने कि ऐसे कौन सा हादसा या हकीकत है जिसे उसने ऐसा करने पर मजबूर किया। नहीं मिलॉर्ड, इतना कुछ काफी नहीं। Still there are certain links which are missing in this case. मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि कौन सी कोर्ट डिफेंस अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मिलॉर्ड, मैं अदालत को इस केस में और गुमराह करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो। वकील सफाई के पास अदालत में पेश करने के लिए कोई ऐसा सबूत नहीं है जो मुझे है। मिलॉर्ड, बिल्कुल है। सबूत पेश करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, नहीं तो मिलॉर्ड, मेरी मोहब्बत मुझे फना कर देगी और मैं प्यार और इश्क की जंग में ढेर हो जाऊंगा। तुमने सारी गड़बड़ कर दी। अरे भाड़ में जाए ये नाटक और भाड़ में जाए रिहर्सल। मुझे नहीं करना ऐसा नाटक जो मुझे अपनी प्रेमिका के खिलाफ बोलने पर मजबूर करे। राहुल, तुम थे बिल्कुल ही पूरा 1 महीना हो गया मेरे उससे करते और आज ऐसे लगा था कि नाटक चल पड़े, पर तुमने सबमिट नहीं कर दिया। राहुल, तुम ही तो कह रहे थे कि ये नाटक पूरा कर लेने पर तुम अपनी मंजिल पालो, मीडिया के बैनर लाइंस में तुम्हारा नाम हो। मुझे शौहरत की कोई चाहत नहीं है। थिएटर से मुझे इतना लगाव इसलिए है क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिंदगी की ऐसी बहुत सी बातें जो कभी हकीकत में खुलकर नहीं सामने आती हैं, वो मंच पर जरूर उभर कर सामने आती हैं। और तुम उन्हें नाटक का रूप देने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा ही कुछ समझ लो। लेकिन मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये नाटक तुमने लिखा, सारे पात्रों का चयन तो तुमने नहीं किया, लेकिन फिर भी इसे पूरा नहीं कर पा रहे। आखिर इसमें तुम कहना क्या चाहते हो? ये तो मैं भी नहीं जानता कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, पर इतना जरूर मान सकता हूँ दिव्या कि ये नाटक सिर्फ हादसा नहीं, हकीकत भी है। और वो हकीकत क्या है? मैं नहीं जानता, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों इस नाटक को लिखते वक्त मुझे ऐसा लगा कि कुछ है इसमें, कुछ है जो मुझे इसे लिखने को मजबूर कर रहा है। वो कहाँ है, क्या है, कौन है, बस ये नहीं जानता। तो फिर इतनी माथा पच्ची क्यों? वैसे भी बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, मुझे तो इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये पता नहीं चला कि शेखर गुप्ता हकीकत में अपराधी है या नहीं। क्या समझती हो? और मेरे ख्याल में क्यों? क्योंकि कत्ल उसी ने क्यों किया उसने? राहुल, लेखक तुम हो, मैं नहीं। मैं पागल हो जाऊंगा देखकर। मैं नहीं जानता कि मैं शेखर गुप्ता को लेकर किस दिशा में बढ़ना चाहता हूँ। उसे बीच रास्ते में छोड़ दूं तो वो टूट जाएगा, पर उसे पीछा भी तो नहीं छुड़ा पा रहा। तुम क्या सोचते हो? बच पाएगा वो?
मैनेजर एक और हादसा नहीं देखा, उसे बचाना होगा, कैसे भी करके उसे बचाना होगा। क्या कर रहे थे आप? ये तो सिर्फ एक नाटक ही है ना राहुल। मेरे ख्याल में ना हमें कोई दूसरा नाटक करना चाहिए। अगर इसी बचने में पड़े रहे तो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठेंगे। और वैसे भी कहानी नहीं देखा, ये कहानी जरूर पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। वैसे भी अभी कुछ दलीलें बाकी हैं जो पेश नहीं हो पाई। मुझे पक्का यकीन है कि नाटक जरूर पूरा होगा। तो अब क्या करना चाहोगे तुम? वेल, बैक टू दिस। बट माइंड अब कोई मसला नहीं, अदरवाइज आई विल बैक आउट। ओके ओके, स्वेयर बाय गॉड, अब कोई मसला नहीं। फिर से शुरू करते हैं। कहाँ से छोड़ा था? लास्ट लाइन तुम्हारी थी ना, वो मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी के दूसरे पहलू में शेखर गुप्ता। वो हाँ, चलो। यस मिलॉर्ड, मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी के दूसरे पहलू में शेखर गुप्ता का रूप बहुत ही गंदा और नापाक था। बहुत सी लड़कियों के साथ उसके नाजायज संबंध। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, संबंध नाजायज कैसे हो सकते हैं? किसी भी पुलिस फाइल में ऐसी कोई एफआईआर दर्ज नहीं है जो किसी भी अजीब फीमेल ने दायर की हो जिससे संबंध नाजायज करार दिए जा सके। लेकिन सब जानते हैं कि ही वाज अ ब्लडी मोलेस्टर। कई भोली भाली लड़कियों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर चुका है वो। ये नाजायज है तो क्या है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अगर ये नाजायज है तो क्या शेखर गुप्ता, जो अकॉर्डिंग टू काउंसिल फॉर क्राउन एक ब्रोकन आइडेंटिटी की शख्सियत है, अपने जायजपन को मान सका? नेवर योर लॉर्डशिप, कभी नहीं मान सका। एंड दिस हाउस द ओनली वन। काउंसिल फॉर डिफेंस का बेसिक फैक्ट की बात कर रहा हूं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। शेखर गुप्ता के नाजायज संबंधों से खुद शेखर गुप्ता के जायज नाजायज होने का क्या मतलब है? बहुत गहरा मतलब है। होश संभालने पर उसने हमेशा अजनबी लोगों को अपने घर आते जाते देखा, और यह भी देखा कि उसके पिता की गैर मौजूदगी में उसकी मां पिता के क्लाइंट के साथ घंटों अकेले बंद कमरों में रहती थी। आंकड़ों को जोड़ने तोड़ने में बहुत माहिर थी ना। तो उसके गुर्दे का एक पहलू था मिलॉर्ड। और शेखर गुप्ता उसी पहलू का नतीजा, जिसे मेरे काबिल दोस्त मुलजिम के लिए बार बार इस्तेमाल करते थे, मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी। ये झूठ है योर ऑनर, सरासर झूठ। शेखर गुप्ता मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता की औलाद है। अदालत सबूत मांगती है मेरे। ये क्या मजाक है योर ऑनर? शेखर गुप्ता हकीकत में अपने माँ बाप की ही संतान है। बर्थ सर्टिफिकेट्स में, कॉलेज के डिप्लोमा डिग्री में, और हकीकत में वो अपने माँ बाप की संतान है, लेकिन हादसे में नहीं। वकील सफाई मकसूद पर खिलौना इल्जाम लगा रहे हैं मिलॉर्ड। वो अदालत को गुमराह कर रहे हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि शेखर गुप्ता अपने माँ बाप की नाजायज औलाद। कमीना साला, हरामी का पिल्ला, शेखर गुप्ता अपने बाबा की नाजायज औलाद। राहुल प्लीज, नॉट अगेन नाउ। हो मैं अपने बाबा की नाजायज औलाद, तो क्या करूं? ऑर्डर 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 इन द कोर्ट। राहुल, मिलॉर्ड, मैं शेखर गुप्ता अपने होशो हवास में ये मानता हूं कि मैं नाजायज हूं। मैं नाजायज तो क्या करता? साला खड़ूस बाप दलाली करता और बात करता। राहुल, वो सब जायज और मैं नाजायज। पूरी बोतल साइनाइड और
वो एक हादसा था मिलोड। और ये सब एक हकीकत, एक गलती और नापाक हकीकत। मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी। अब तक तो हो चुका होगा। हाँ, शायद। राहुल को लौट आना चाहिए। हाँ, लौट आना चाहिए था उसे। पता नहीं आज क्या हुआ। कुछ भी तो नहीं हो सकेगा। अगर कुछ कर बैठा तो बहुत बड़ी है। दुनिया में और भी तो कई धंधे हैं, पर वो नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। वही करेगा तो नहीं हो सकता, मना करने पर अड़ेगा, पैसे पैर की दलीलें पेश करेगा और फिर सब कुछ खत्म। आखिर है तो कीजिए आप। हर मौके पर एक ही घड़ी को पोसने से बाकी बचे लम्हे भी अर्थहीन हो जाते हैं। सबकी बात करती तो माना। ऐसी कौन सी घड़ी निकल पाई है जो मेरे रहने का जश्न मनाने से चूक गई? क्या बचा पाए हम आने वाले लोगों के? आपका नाम और मेरी मर्यादा बहुत जरूरी है उसके लिए। और बाकी देखिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे विश्वास के हौसले पर खड़ा रह पाना कभी मेरे लिए मुश्किल ना था। दर्द तो अंतरात्मा का है जो बेचैन करता है। हर सुख से ऊंचे दर्द पर दिल निभा चुका। ये शिकायत क्यों? आदत है ना, मजबूर हो जाता है। इस बार कितना मिल पाने की आशा है? वही जो हर बार निभाता है। अगली बार बढ़ा देने का वादा करा, पर मुझे उम्मीद है शायद जवान होती जिम्मेदारी का एहसास हुआ होगा कभी नहीं। ना जीते, जुबान कड़वी नहीं करनी। बीच रास्ते में
खराब है ना तुम्हारी, दवा तो अभी नहीं होगी। आप तो बदले हाँ ऐसे ही सच आ गया, कुछ समझ में जो नहीं आता, बस यही याद रह जाता है कि तुमने दवा ली थी या नहीं। और इतनी देर तक ऐसे ही चलता है। एक दिन तो दवा भी बंद करनी पड़ी। बहुत ज्यादा क्या फायदा, इतना वक्त तो गुजर ही गया है, बाकी बचा भी गुजर ही जाएगा। हाँ, गुजर ही जाएगा। लेकिन अब डर लगने लगा है। नहीं कब क्या होगा। कभी कभी सोचती हूँ तो जी घबराता है, मन करता है। देखो भाभी, अपने हाथों में होता तो हम अपने को दोष दे देते, जो अच्छा बुरा कर सकते थे कर चुके। ऐसे भी हमारे पास कोई वजह भी नहीं। क्यों जी? आप तो इतना कह के बात को खत्म कर देते हैं। पीछा नहीं छूटता, नहीं संभाल सकती उसके टिकते हुए विश्वास को। अतीत की पीड़ा का मर्म जाग उठता है, बहुत याद करने लगती हूँ। तो तुम क्या समझती हो मैं बुला सकता हूँ कुछ? मेरा विष नहीं था वो, मेरी नजरों के सामने एड़ियां रगड़ रगड़ के भरा था वो। कुछ नहीं कर सके थे हम, कुछ भी नहीं। मेहमान मुझे क्या करती, उसकी टूटती हुई आंखों से नजरें चुरा लेती। बताइए क्या करती मैं? तुम्हें कभी दोष नहीं दिया मां। राम को समझाते क्यों नहीं? बच्चा है वो, थोड़ा अड़ियल है, लेकिन आपकी बात को मानता है वो। मुझे पूरा यकीन है वो जरूर रुक जाएगा। बहुत आगे निकल चुका है, अब उसके रास्ते के आड़े आना बहुत मुश्किल है। जानता हूं कि हर बार उसे हार मानने होगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी बीमार नादानी के लिए मरहम नहीं जुटा पाएंगे आप। क्या कर पाया था मैं? क्या कर पाया था? जब मौत की आगोश में डूबती आवाज पप्पा कहने को तरस रही थी, क्या जुटा पाया था? जब एक हारे हुए जुआरी की तरह बीच चौराहे में खड़ा अपनी बेबसी की दुहाइयां चीख कर रहा और सब सुनने वाले कान बहरे हो गए। हार में संतोष कर लेना चाहिए था हमें, लेकिन तुम उम्मीद की किरणें बताने दौड़ पड़ी थी नर्क की ओर। जानते थे नहीं रोक पाएंगे उसे, फिर क्यों? कोशिश की थी हमने, बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो धोखा दे ही गया। वो एक हादसा था जिसकी बहुत भारी कीमत चुकाई है हमने। आ जाए झूठ है ये सब बकवास। यही सच है राहुल। इस नाटक को लिखते लिखते तुम शेखर गुप्ता की डैमेज पर्सनालिटी का शिकार बनते जा रहे हो। शांति भी हो कि इस नाटक का करेक्टर वहशी दरिंदा है जिसने 2 खून किए हैं और उससे पहले आत्महत्या का प्रयास भी कर चुका है। इसे नाटक का रूप तो दिया जा सकता है। नहीं देगा। शेखर गुप्ता हकीकत में नाटक कर ही नहीं सकता। लेकिन मंच पर तो कई नाटक कर चुका है। मंच के नाटक और जिंदगी का फर्क होता है। ना मानने से नहीं भी हो सकता। जैसे तुम एक सफल कॉन्ट्रैक्टर बनने के सिर्फ और अनदेखी अनजानी शक्ति से मां। वो एक लक्ष्य है, मेरी जिंदगी का मकसद है। लेकिन नाटकीय है।
धर्मपाल सिन्हा की भाषा। लेकिन सच्चाई से बिल्कुल खरी है। यही गलत है राहुल। ये जानते हुए भी इस छोटे से शहर के बिजनेस बाजार में सिर्फ और सिर्फ माया कपूर का ही डंका बजता है। फिर क्या चाहते हो वहां? बॉम्बे यही कहती थी, लेकिन क्यों? उनका अंश होते कैसे देखे अपनी औलाद को यूं भटकते हुए। मैं क्या करूं दिव्या, मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। मैं नहीं जानता कि मैं क्यों तड़पता हूं उस मुकाम के लिए जिसे पाना संभव नहीं। क्यों नहीं मोड़ पाता मैं अपने इरादे? मैं नहीं जानती। लाख कोशिश करने के बावजूद भी अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। ऐसा लगता है कि कहीं कोई है, एक सख्ती करती हकीकत की तरह। शेखर गुप्ता ने कहा नहीं, कोई हादसा। मेरे नाटक का वो बेरहम हादसा तो अपने कर्म और बेगुनाही की इज्जत बचा पाने में असफल। मैं राहुल सिन्हा और असफल भी अपने ही चरित्र की तरह। नाजायज कर्मों की बेगुनाही को लेकर मजबूर शेखर गुप्ता को बचाने का प्रयास और अपने घर की हकीकत को झुठलाकर अपने मकसद का जायज ढोंग। नाटकीय ही तो है ये सब। लेकिन वो हकीकत क्या है? शायद इस नाटक का अंत। और वो अंत? लेखक तुम हो राहुल, मैं नहीं। मैं क्या करूं दिव्या? प्लीज हेल्प मी आउट, प्लीज हेल्प मी आउट। पता नहीं कौन से भवन में धंसता जा रहा हूं, पता नहीं कौन से भवन में धंसता जा रहा हूं। मैं नहीं जानती राहुल, मैं नहीं जानती ये कोई नाटक है भी या नहीं। पर न जाने क्यों अचानक उस घड़ी मुझे ऐसे लगा जैसे इस हकीकत पर बड़ी धुंधक चढ़ गई और शेखर गुप्ता का भयानक अक्स उभरने लगा। उससे पहले कि जब स्टेटमेंट इशू करता वो एक्शन हो गया। तुम टाइम अपील कर सकती थी। मैं डर गई थी। किससे? माया कपूर से। माया कपूर? माया कपूर मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी से पीड़ित शेखर गुप्ता जब राहुल सिन्हा का चोखा उतार के वोट दूंगा तो मैंने देखा क्या?
शेखर गुप्ता, उसका कोई अंत नहीं है राहुल, कोई अंत नहीं। वो हमेशा रहेगा, हमेशा अपने कर्म और बेगुनाही की इज्जत बचा पाने में असफल एक हादसे की तरह। लेकिन मैं हादसा नहीं हूं। तुमसे उतना ही प्यार करता है जिसने अपने पापा और मॉम से, लेकिन कहीं कुछ है कहीं कुछ है जो गलत है। तुम बहुत थक चुकी हो राहुल, थोड़ा आराम कर लो। और तुम्हारे आराम में मेरा सुख परिभाषा क्या है? एक दूसरे पर विश्वास। कब तक? अमित तक। मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। कोई फायदा नहीं। जब सब इलाज बेअसर हो जाए तो उसकी रख को कोसने से क्या दर्द और ही बढ़ेगा। कब तक चलेगी? नासूर बन जाए, एक ऐसा नासूर जिसे ना तो काट कर फेंका जा सकेगा और ऐसा नहीं। अगर आपकी मौत हो बैठे तो सब कुछ खत्म हो जाए। बाकी कुछ बचा तो क्या है? दो उभरती सांसें, एक बेलगाम तूफान और खाली इंतजार। गलत फैसला था ये। सोचा था शादी के बाद वो बदल जाएगा, लेकिन इसमें बहू का क्या? वो तो अपना धर्म निभाती है। लेकिन तुम सिखा दूंगा राहुल की पत्नी होने का धर्म या इस चार दीवार में पड़ती दरारों को फेंकने का। राहुल को बहुत चाहती है, उसकी अपनी मर्जी भी तो शामिल है। जैसे 30 साल पहले तुम उसे चाहने लगी थी क्योंकि तुम्हारी मर्जी भी शामिल थी। 2% कमीशन से मेरा फैसला रहता था, लेकिन तुम नहीं मानी। मेरी ममता आड़े आ गई थी, लेकिन लोग वही में अपने आप को मुझे लगा जैसे मेरा रोहित एक बार फिर। कैसे बात है? कैसे? वो विश्वास एक झूठ है, ये तुम अच्छी तरह जानती थी। फिर क्यों? मुझे
मुझे माफ कर दीजिए। हादसे को हकीकत में बदलने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन नहीं बदल पाई। मैं आपकी गुनहगार हूँ, राहुल की गुनहगार हूँ। 2% कमीशन की अपनी परीक्षा में हार गई मैं, हार गई अब चली लाश की तरह। बस करो माते, मेरे फूटे कर्मों का इतना बड़ा इम्तिहान मत लो। तुम्ही तो हो मेरे हौसले की, तुम्ही अगर बिखर गई तो इस आशियाने को कौन संभालेगा? आशाएं अपनी और भी है जी, वो उम्मीद से है। अब अपने पोते का नाम रोहित ही रखेगी। उसका ख्याल रखना होगा, ज्यादा काम मत करने दिया करो। अरे काम का बोझ भी दो, मायके भेज दे, वहां आराम से रह सकेगी। ऐसे क्या देते हो? कुछ नहीं जी। जानता हूँ मालती, राहुल के लिए कभी मैं ना जी, ऐसा मत कीजिए। आप हैं, यही बहुत है। उसे समझना चाहिए, रास्ते और भी होते। खैर छोड़ो जैसा, आप तो टेंडर्स खुल चुके होंगे। हाँ, राहुल टूट जाएगा या फिर जान जाएगा? नहीं, उसे कुछ नहीं जानना है, उसे उसे कुछ भी नहीं जानना है। अगर वो जान गया तो उसे कुछ भी नहीं जानना है। वो जान चुके हैं मासी। क्या क्या जान चुका है? पिछले 6 महीनों से सारी रात जाकर बहुत कड़ी तपस्या की है इन्होंने। आंकड़ों का मोल तोड़कर सारे कागज में तैयार किए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। वो जानते हैं कि इस बार जीत उन्हीं की होगी। और अगर वो जीत ना पाया तो? उनके दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास पर पूरा भरोसा है मुझे। उनके विश्वास में ही तो मेरे जीवन का अर्थ है। आत्मविश्वास है जो ईश्वर भी तो अंधविश्वास है बाबूजी। उनकी सफलता की कामना के लिए मंदिर जाना चाहती हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारी कामना पूरी हो। ये क्या किया आपने? मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। उसे रोकना चाहिए था। जाने दो बात, शायद ईश्वर के घर आस का झरोका जरूर होता है। बहू के चेहरे पर विश्वास की दृढ़ता से मैं आपसे चुरा सकता। आप तो जानते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट माया कपूर को ही मिलेगा। शायद राहुल को किसान है। अचानक इतने सालों बाद कैसे? मैं नहीं जानता। आने वाले तूफान का आभास जरूर है, लेकिन दिशा क्या है यह निश्चित है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा। पता नहीं क्या होने वाला है। हम संभाल लेंगे जी। हाँ, संभालना ही होगा। आप और मैं हमेशा की तरह देखिएगा, वो शब्द हो जाएगा। और इतिहास, उसे कौन संभालेगा? कौन शांत करेगा उसे? राहुल के भीतर करवट लेता इतिहास कड़वी सच्चाइयों का बोझ लेकर जब कोख से फूटेगा तो किस हालात में इंसाफ पाएगा? नहीं माती, अंत से पहले राहुल इंसाफ मांगेगा, जरूर मांगेगा। आप संभाल लेंगे, आप सब कुछ संभाल लेंगे, मैं जानती हूँ। हाँ, उसे शांत होना ही पड़ेगा। लेकिन एक तूफान के बाद जो खुले दरवाजे से कभी भी अंदर आ सकता है।
गुप्ता। वो दरवाजा बंद कर दीजिए। एक काम नहीं, फायदे और नुकसान के गणित से ही तो हार जीत का फैसला होता है। आंकड़े तो सिर्फ तुम्हारे होते हैं। क्या हो गया? As usual, mom. मैडम माया कपूर। बहुत हो गया, बंद करो ये आंख बिचौली का खेल। ये जरूरी नहीं कि तुम ठेकेदारी ही करो, हाँ? लेकिन एक धंधा तो है ना, है धंधा है। तुम्हारे जैसे नासमझ और अजब इंसान के लिए यही एक धंधा है। हर कीमत पर। बिना ये समझे ये मुझे नहीं। हर साल इस शहर के फार्मास्यूटिकल्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए दर्जनों से बंद टेंडर्स फ्रॉड होते हैं, लेकिन खुद पे उस अनजान हस्ती के लिए है जो निजाम बन चुकी है। ये पागलपन क्यों? निजाम तो होते ही टूटने के लिए रहा, और उसके लिए पागलपन भी बहुत जरूरी होता है। सिर्फ एक खाता ये तो अभी शुरुआत है। तो खत्म कर दो, यही पे खत्म कर दो। इससे पहले कि कहने बन कर टूटे, यही पे खत्म कर दो बेटा। क्यों मॉम? क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक औरत जिसे किसी ने ना देखा ना पहचाना, वो इस बाजार को अपनी उंगलियों पर नचाती है और सब नाचते हैं कठपुतलियों की तरह। माया माया माया, हर साल खुलने वाला कॉन्ट्रैक्ट जाएगा तो सिर्फ माया कपूर को। क्यों? क्योंकि वो तो एक ऐसी हैसियत है जिसके वजूद की डोर उस अजीब शक्ति के हाथ में है जो जन्मदाता है। तो फिर राहुल सिन्हा कैसे जीत सकता है? हाँ? उसे तो हारना होगा ना, हर कीमत पर, है ना? क्या टेंशन कर रहे हो तुम? माया कोई खुदा तो नहीं है पापा। इस बेसिक पैर के सवाल का जवाब भी तुम्हारे पास ही होगा। है, बिल्कुल है। राहुल, क्या कह रहे हो तुम? होश में कहो। रहने दीजिए मॉम। ये झूठ बुरे की आंखों से कभी ऊपर ही नहीं उठ सके। ये क्या जाने जिंदगी की हकीकत का जहर। तुम हाँ, वो भी जानूंगा, जरूर जानूंगा। इसी बिजनेस बाजार के बीच चौराहे में माया कपूर को अगर नीलाम नहीं किया तो मेरा नाम भी राहुल सिन्हा नहीं। तुम हाँ बोलो, क्या कीमत लगा सकोगे? बोलो। हाँ, इस चौराहे में नीलामी का बहुत शौक है ना तुम्हें, लेकिन उससे पहले 30 सालों से हर रोज हर पल कौड़ियों के मोल बिकती माया कपूर की कीमत देनी होगी तुम्हें। अपनी जीत चाहिए ना तुम्हें हर कीमत पर, लेकिन उससे पहले हिसाब देना होगा हर उस हादसे का जो कभी सच्चाई बन के मजबूर करता रहा इस बिजनेस बाजार में बिकने के लिए माया कपूर को। अब ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने। माया कपूर कोई खुदा नहीं, एक मजबूर माँ है जो बिकती रही 2% कमीशन पर सालों साल, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसी की औलाद उसे बीच चौराहे पर नीलाम कर सके। तुम्हारी माँ धर्मपाल सिन्हा की पत्नी मालती सिन्हा, इस शहर की अनदेखी अनजानी हस्ती माया कपूर। छोड़ है ये पापा, प्लीज कर दीजिए, ये छोड़ है, प्लीज कर दीजिए, ये छोड़ है। मॉम, 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 ये सब कैसे हो गया मॉम? कैसे? कोई मायने नहीं, लेकिन जिंदगी का हर हादसा अपनी कीमत लेकर आता है। बहुत ऊंचा नाम था धर्मपाल सिन्हा का इस बिजनेस बाजार में आज से 30 साल पहले। पार्टनरशिप में लाखों के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे जिनके टेंडर्स मालती ही हुआ करती थी। परमिटेशन और कम्बिनेशन की माहिर थी वो। 3 साल के बेटे के साथ बहुत सुखी परिवार था हमारा।
लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। भयंकर बीमारी का शिकार हो गया मेरा रोहित। उसके इलाज के लिए उसे बड़े शहर ले जाना पड़ा। और आप पार्टनर के नाम पर बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन लोहित नहीं समझ सका। 6 महीने की नाकामयाब कोशिश के बाद जब हम वापस लौटे तो सब लुट चुका था। इनके पार्टनर ने इन्हें धोखा दे दिया था। सारा पैसा अपने नाम करके बर्बाद कर दिया था उसने। पैसे पैसे को मोहताज हो गए हम। रोहित की सेहत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। हर महीने चलने वाले इलाज की कीमत न भर पाने के कारण तेरा रोहित मुझसे दूर होता गया। हर तरफ से टूट चुके थे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये अचानक एक दिन मालती के सब्र का बांध टूट गया। कोटेशंस की जादूगरे जाने वाली धर्मपाल सिन्हा की पत्नी बिक गई उस कमीने की चौखट पर 2% कमीशन पर। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उसे अपनी औलाद की चंद बची सांसों को खरीदने में। मालती सिन्हा से माया कपूर तक का गिरोना तबाह एक ही रात में। और दूसरे में बना विराट इस महामारी का मूल दर्शक मात्र रह गया। सब कुछ लुटता रहा, दिखता रहा, और एक दिन रोहित भी चला गया। चाहता तो चुटकी भर जहर उतार देता मालती की हरक के नीचे और खुद को गोली मार देता, लेकिन इससे पहले माया महमूद की कोख में राम सिन्हा का इतिहास जन्म ले चुका था। क्या करता मैं, क्या करता? आहुल सिन्हा के खिलौने इतिहास को रचने वाला वो आस्तिक का सांप शेखर गुप्ता। शराब पी रहा हूं। क्यों? नफरत थी ना तुम्हें इससे? और तुम ही तो कहते थे कि शराब पीने वाला इंसान गिर जाता है। हाँ, गिर जाता है। ये तो देखना चाहता हूँ क्यों गिर जाता है इंसान।
ऐसा कौन सा नशा है जो इंसान को गिरने पर मजबूर कर देता है? शायद कामयाबी का नशा। या नाकामयाबी का। इसलिए गिरना चाहते हो आप? कोक नहीं गिर जाता तो? पर क्यों? इसलिए कि तुम मानना नहीं चाहते। हर फायदे का दूसरा पहलू नुकसान ही है। जैसे कि हर चीज का हाथ, कॉन्ट्रैक्ट का हाथ से निकल जाना, नाटक का पूरा ना हो पाना, ये सब उस तथ्य के पहलू हैं जिसके दूसरे भाग में आशा है, विश्वास है और एक निकाम है। और रावण सेना का ये तुम्हारा विश्वास हो सकता है, मेरा नहीं। तुम्हारा विश्वास क्या है दिव्या? एक सुनहरे से भविष्य की कल्पना, आने वाले कल का मीठा सा एहसास, मैं, तुम और हमारा बच्चा। रोहित नाम रखेंगे इसका, अच्छा ना? मॉम और पापा भी नहीं चाहते। और तुम? नहीं, उनके चाहने की ज्यादा अहमियत है दिव्या। पता क्यों? क्योंकि हमेशा कोई भी कसूर ना होने के बावजूद भी चाह की सजा करते हैं, बेगुनाह अपराधियों की तरह। सिर्फ तुम्हारी जाति। शायद क्या करना चाहोगे? शराब का सहारा लेकर? इस नाटक को अंजाम देकर तुम मेरा साथ दोगी ना दिव्या? बोलो, तुम मेरा साथ दोगी ना? तुम्हें मेरा साथ देना होगा दिव्या, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, मुझे डर लगता है। झूठी कल्पना और मनगढ़ंत हादसों का शिकार है ये कहानी, जिसमें सच्चाई का कोई अंश नहीं। तुम फिर बदल जाओगे ना? मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। बिना अंजाम तक पहुंचे कैसे पा सकूंगा मैं प्रायश्चित दिव्या? कैसे कैसे उन झूठी कल्पनाओं से बच सकूंगा जो मजबूर करते रही वो रास्ता अपनाने को जो तेरे हैं हादसों से भरा। नहीं दिख रहा, लेकिन कोक से इसलिए नहीं गिरा क्योंकि शेखर गुप्ता को इंसाफ नहीं मिल पाता, और अगर शेखर गुप्ता को इंसाफ नहीं मिला ना, मैं मकसद से गिर जाऊंगा। मैं कैसा इंसाफ चाहते हो? वही जो चैप्टर मेरा चोरी नहीं है। लेकिन वहां तो माया कपूर। आप नहीं होगी। अब कोई मुश्किल नहीं होगी मुझे, कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि माया कपूर अपने
पूरा बयान दे चुकी। और तुम्हारा स्टेटस? काउंसिल का I can't decide. It is a bloody matter. सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रूव करते हैं कि काई उसी ने किया। I don't know. लेकिन कतल से पहले उसने बेहिसाब शराब पी रखी थी। एक और घूंट और वो मौत के मुंह पे जा सकता था। लेकिन एग्जिबिट नंबर 2 से साफ जाहिर होता है कि शेखर गुप्ता कल्चर ग्रुप का आर्टिस्ट था। वायलेंट कैरेक्टर था। लेकिन रोमांटिक लाइन्स और भरत जाने से उसने डेडिकेट क्रिटिसिज्म था। रोमांटिसिज्म में भी उसकी अलग पहचान थी। खूबसूरत बनाव से नाजायज संबंध भी थे। संबंध जायज या नाजायज होने से शेखर गुप्ता की पहचान पर कोई असर नहीं पड़ा। अदालत को गुमराह करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। शेखर गुप्ता की पहचान उसके माँ बाप से थी। बस करो राहुल। प्लीज, वो गान से बंद करो ये सब। मैं और आगे नहीं चल पाऊंगी। मैं नहीं जानती कि शेखर गुप्ता क्या चाहता है। क्यों वो मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है? आएगा देखो, जरूर आएगा। देखो, ऐसे बीच रास्ते में छोड़ दिया तो हम आ जाएंगे। हम आ जाएंगे निका। लेकिन जीत कर भी कौन सा आनंद पाएंगे हम लोग? मुझे डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है राहुल। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक नहीं है। कहीं कुछ है जो गलत है। बस उसी घर के करीब है, बिल्कुल करीब दिख रहा। बस हाथ पर बढ़ाने की देर है और जीत हमारी। उसकी अगली दलील क्या होगी? मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी के दूसरे पहलू में शेखर गुप्ता। भोली भाली लड़कियों की जिंदगियों से खिलवाड़ और खुद के जायज होने का सवाल। पेचीदा है और बेमतलब नहीं। नाजायज होने का दुख और माँ बाप की शराफत का बोझ हल्का करने के लिए दलाली और घरों के बंद छतों में आंखों को तोड़ने की महारत। धंधे का उसूल था या एक और नाजायज पहलू? नतीजा यही से निकला जो एक कड़वा इतिहास बना खारिज होगा। या हकीकत अदालत सबूत मांगती है। शेखर गुप्ता की पहचान उसके माँ बाप से थी। कौन वसीयत में या कॉलेज यूनिवर्सिटी के डिग्री और डिप्लोमा में? कामयाबी मिलने का मतलब ये नहीं कि वो जागीरों अपराध करे। ट्राई प्रूफ करने के लिए सब ट्रांसपेरेंसी चाहिए। रिपोर्ट में हाई लेवल पॉइंट ब्लैंक रेंज से लेके पास से बना टेम्परल हो। अपने बाबा की नाजायज औलाद हो। अपने बाबा की नाजायज औलाद को क्या करो? सारा कड़ूज बात सिर्फ दलाली करता और मार करता। वो सब जायज और मैं नाजायज। हाँ, पूरी बोतल साइलेंट कुटिया की हालत में 4 इंच का टर्लो साले फिलहाल की खोपड़ी में और मैं जायज। मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी के दूसरे पहलू में गंदा और नापाक वजूद, दलाली का धंधा और घंटों के लिए बंद कमरों में आंकड़ों को जोड़ने तोड़ने की महारत। Stop this nonsense! Stop it! I don't want it to know! शेखर गुप्ता को सजा दो! तुम ही है!
सब तुम्हारे दिए हुए श्राप है मुझे सबको और उस अनुभूति से भोगना था जिसकी जलन की धमक तो थी, सुख का कोई सुर नहीं। तुम्हारे भोगने का ढंग कुछ विषैला तो जरूर था, लेकिन मेरी पीठा की ज्वाला तुम्हें भी रास आई थी ना। आज मैं तुम्हारी भूख और अपने सारे गुनाहों से मुक्त हूं, पर इतनी प्यासी प्यासी क्यों? पहले जब इस नीरस और इस दुख खंडरों में घुसने के लिए तुम्हारा भीषण वेग कोई न कोई रास्ता निकाल ही ले सकता, तो आज इस सहरा के उफनते समुद्र में धड़कन कहाँ खो गए तुम? आ जाओ, देखो आज तो सारे रास्ते खुले हैं, कोई अर्जेंट कोई मजबूरी भी नहीं। हाँ? मुझे एक पल ये एहसास तो हो कि जो 30 वर्षों से नीरसता में भोगा गया, वो इस पल कितना भरा भरा सा होगा, कितना भरा भरा सा। कतरा कतरा काट कर मैंने अपने रोम रोम को तुम्हारी भूख की बलि चढ़ाने वाली ये माया अपने तप का श्राप अपने ही भोगना चाहती। तुम्हारे इतने विषैले होने के बावजूद मैंने हमेशा तुम्हें अमृत की तरह झेला। बस उस एक एहसास को जीवित रखने के लिए जो अभी यही छोड़ कर टूटा है, यही दम तोड़ गया। इस नीरस अंजर देह में सर्पदंश के विषैले डंक भोंकने में सक्षम, अपने हथ का लोहा तेरी छलनी रूह में घोटने में परिपक्व शेखर गुप्ता, शिनायत कपूर आज अपने होशोहवास में तुम्हें अंतिम भोग के लिए आमंत्रित करती है। जो खंडित रहा हमेशा मेरे लिए अधूरा अंतिम तुम्हारे लिए अब तुम नहीं आ पाओगे। कैसे आ पाओगे? हर पल हर लम्हा तेरी घटनाओं को अपने हाथों के जहर से सींचने वाले तुम अब तुम नहीं आ सकते। अब तुम नहीं आ सकते। तुम्हें भी तो एक सत्य का भोग चाहिए, एक दुर्घटना, एक तीर, अंतिम यात्रा, अंतिम अग्नि।
बहुत दूर से चलकर आ रहा हूं। शायद बहुत देर से खड़ा हूं। अब मुझे बैठ जाना चाहिए। पड़ोसी नबी जबान में गिर रहे थे, मैंने सुन लिया। आप बड़ी मुश्किल बरसात में सूखी लकड़ी नहीं मिल सकी, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो गया। कपाल भी टूटा था। नहीं जी, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे। बहुत हड्डी है ना, कभी आसानी से रुका ही नहीं, और अंत भी औजार की मैं थमाती, बहुत पहले भी जान चुका था ये। एक तरफ अपने अंदर सुलगते इतिहास की से मजबूत, और दूसरी तरफ माया कबूल की हकीकत से बेचैन। दो किस्मों में पड़ चुका था। किसने बांटा उसे? उस शेखर गुप्ता ने, जिसने इतिहास लिखा? क्या इस माया कपूर ने, जो उसे अपने खून से सींचती रही? बच्चा था वो मेरा, कैसे गला घोट देती मैं उसका, कैसे? जिंदगी उसके बस करोगे तुम्हारी, उसे तो जाना ही था। अगर ऐसे क्यों? सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने से अच्छा था कि वो लड़ता, बेशक हर बार हारता, लेकिन वो लड़ता। लेकिन किस विश्वास पर? अपनी जीत को पा लेने का विश्वास, या उस संत का विश्वास था जिसने उसे कभी मुड़ जाने के फैसले पर मजबूर किया? कौन से आदर्शों को लेकर मुड़ सकता था वो उस तूफान के बाद? उन चरित्रहीन नींद के आदर्शों को, जिसने उसे कभी संभलने का मौका तक नहीं दिया, कभी ये तक नहीं सोचने दिया कि ऐसे कौन से विडंबना है जो मजबूर करती है हमें उसके आड़े आने को। माँ बाप कैसे बेकसूर है। जुनून की बेसब्री और बंद नींद दिशा की, ये सब उसके अपने बनाए हुए आदर्श, जिनके मायने और सिर्फ मंच पर के बयान कर सकती, चरित्र को हमेशा तो इसमें किसका दोष था? मेरा, आपका, या उसके आदर्शों का? कौन सी कमी छूट गई थी उसकी परवरिश में, जो सिर्फ लाडकों में पूरी हो सकती थी? क्या पाना चाहता था वो अंत में? शेखर गुप्ता की जीत? नहीं बाकी, जिंदगी की इतनी बड़ी हार के बाद सिर्फ चरित्र जीना ही लक्ष्य नहीं रह गया था उसका। वो तो पाना चाहता था उसे इंसाफ, जो उससे हमेशा नजरें चुराता रहा, नाटकों में भी और हकीकत में भी। कौन से इंसान की चाहत थी ये? क्यों नहीं समझ पाया वो हमारा दरिद्र, जो 100% कमीशन पर इतने सालों तक सिर्फ इस आस पर चलता रहा जवान बेटे के कंधों पर लगकर राख हो सके? क्यों क्यों उठा गया इन दो जिंदा लाशों को छोड़कर? क्यों? जानती हूँ
बहुत नीचे गिर गया था। संस्कारों की भाषा बोलने लगा था, जिसके चरित्र संवाद उस हाथी की नींद के नीचे दबे पड़े थे, जिनकी वजूद से ही पहचान थे। वो उड़ सकता था उस हकीकत से कैसे? बस कर, इतिहास को दोहराने का समय नहीं है अब। कुछ तो थम सा गया है, कोई चिंता नहीं, कोई अड़चन नहीं। ठीक कहा जी, अब कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं। नाश्ता लगा दो बाबू जी, 10 बज चुके हैं। आज का सिटी चौक में डकैती, लाखों का नुकसान। सांबा के पास एक बस दुर्घटना में 4 लोग मारे गए। कार हादसे में शहर के मशहूर उद्योगपति शेखर गुप्ता की कार हादसे में शहर के मशहूर उद्योगपति शेखर गुप्ता की मौत हो गई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार मृतक तेज रफ्तार से चल रही गाड़ी पर नियंत्रण न रख सका और उसकी गाड़ी सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई, जिससे ऐन मौके पर शेखर गुप्ता की मौत हो गई। इस रिपोर्ट के अनुसार मृतक बहुत अधिक शराब पिए हुए था, जिसे एक्सीडेंट का मूल कारण माना जा रहा है। शेखर गुप्ता की मौत मैं जानती थी जी, तेरा बेटा कभी नहीं हो सकता। तेरा नाम कभी गलत हो ही नहीं सकता था। कैसे मान लेता वो 2% के अभिशाप को। उसे मुझे कोई कारण चाहिए था इस इतिहास को बदलने के लिए। उसके जुनून में एक फैसला था जिसे आप और मैं हमेशा अनदेखा करते रहे। वो जानता था कि बस पर भूली गई हकीकत कोई मायने नहीं रखेगी। अपने प्रायश्चित को अंजाम देने के लिए उसे एक हादसे की तलाश थी, शेखर गुप्ता की मौत। मुझे माफ कर दो माती, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं समझ सका उसके जुनून की मंजिल को। हमेशा एक नाजायज हकीकत मानकर उससे दूर रहने वाला धर्मपाल सिन्हा अपनी जिम्मेदारियों पर हाथों के कफन डालता रहा, सिर्फ ये मानकर कि 2% कमीशन से परे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। बचपन से जवान होते होते उसके अरमानों का तब तक गला घोटता रहा, जब जब ये एहसास जगा कि वो नाकामयाबियों का नतीजा है जो मेरी मजबूरी की शिकार थी। अपने वजूद की बलि देकर क्यों बन गया वो हिस्सों में। अंजलि किताब को राख होने से पहले क्यों दुआ हो गया वो। मैं नहीं समझ सका, कभी नहीं समझ सका। मुझे माफ कर दो मालती, मुझे माफ कर दो।
समझ सकती हूँ, समझ सकती हूँ। यहाँ रहकर वो कैसे आग दे पाता दो जिंदा लाशों को जो मजबूर थी उसके वजूद से जुड़ी रही हो। अपने अंत को दिशा देकर हर रास्ता आसान कर दिया। हाँ बात है। अब सब कुछ आसान हो गया है। अब कोई चिंता नहीं, कोई अड़चन नहीं। अब चलना चाहिए। देर हो गई। आपकी तो तुमने भी तो दवा नहीं दी, हमेशा भूल जाती हो। बहुत ज्यादा सोचने लगती है, क्या फायदा? न कोई रुका है, न कोई रोक पाया। यही अर्थ है, अनर्थ भी यही। हर धर्म की गवाही, हर कर्म कार्य यही। लेकिन अपने अपने हादसों की कीमत सबको अकेले ही चुकानी पड़ती है। हकीकत तो सिर्फ मंच की कहानी है, इससे कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं। आप कौन? माया, माया कपूर। शेखर गुप्ता है। 8:30 बजे, होटल मूनलाइट। कीमत पूरे 25,000। ना एकदम, ना ज्यादा। फिल्म जाना नहीं। आ रही हूँ। बेटा, आंटी से दूध पी लेना और खाना खाकर सो जाओ। मोम को रात की देर हो जाएगी। लेकिन हमें लोरी कौन सुनाएगा? मोम सुनाएगी बेटा, लेकिन कल। ओके, ना बाय।
कमीने साले, धर्मपाल सिन्हा, प्रहलाद साला, अल्लाह, order in the court. मिलोन, मैं नाजायज हूँ, मैं नाजायज हूँ, मैं नाजायज हूँ, मैं नाजायज हूँ।